नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट, जहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की आज की खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार और सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कोलकाता विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह का आरोप है कि टीएमसी की तरफ से मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। बीजेपी इस बवाल के लिए लोकल पुलिस और डिप्टी कमिश्नर पर आरोप लगा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के 5 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। गृह मंत्री ने कहा कि अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव है। ममता दीदी को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। टीएमसी अमित शाह ने टीएमसी सिंडिकेट को 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा करने की भी चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि 23 अप्रैल को टीएमसी के गुंडे लोगों को परेशान न करें, वरना सबके सब सलाखों के पीछे होंगे। पश्चिम बंगाल में आसनसोल दक्षिण में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के लिए वोटों की अपील की। इस दौरान सीएम रेखा ने कहा कि बंगाल की जनता के साथ पीएम मोदी खड़े हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। टीएमसी का गुंडाराज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज में 16 जिलों में 152 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 10,478 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे और मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। केंद्रीय बलों की 25,000 कंपनियां तैनात रहेंगी और हर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय बल के 4 जवान मुस्तैद रहेंगे। मुख्य मुकाबला तृणमूल और बीजेपी के बीच है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव दूर दूर से प्रवासी ट्रेनों से आ रहे हैं मतदान के लिए। आपको बता दें, मतदान के लिए लोगों के बंगाल लौटने की एक वजह है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह भी है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जो लोग इस बार वोट में हिस्सा नहीं लेंगे, वोट नहीं डालेंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। नाम कटने के डर से लोग सरकारी योजनाओं से भी अलग हो जाएंगे। इन्हीं अफवाहों के चलते माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में प्रवासी बंगाल के लोग एक बार फिर से वोट डालने के लिए वापस लौट रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और कुल 423 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 5 करोड़ 93 लाख वोटर्स तय करेंगे। मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईडीएमके के गठबंधन के बीच है। जहां डीएमके ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर रखा है, तो वहीं पर एआईडीएमके के बीजेपी के सारे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी में घमासान तेज हो गया है। सीएम योगी की अगुवाई में सीएम हाउस से विधानसभा तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। मार्च में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए हैं। साथ में महिला आयोग के अध्यक्ष और आयोग की पूरी टीम मार्च में शामिल हुई। मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा अटैक किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। बिल रोककर महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने बिल को लेकर भ्रम फैलाया और एनडीए गठबंधन महिला विरोधी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की पदयात्रा विपक्ष के रूप में प्रैक्टिस है। पहली बार हो रहा है कि सरकार में रहते हुए विरोध मार्च निकाला जा रहा है। योगी के महिला विरोधी होने के आरोप पर अखिलेश ने कहा कि हम हमेशा आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर इनकी नीयत साफ होती तो यह अपने बनाए कानून के लिए संघर्ष करते। अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और महिलाओं को सालाना 400 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। अखिलेश ने सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि जनता स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और खाद की कमी से जूझ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की। पटना में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की चल सकती है, वह इंदिरा गांधी जी की तरह है। प्रियंका गांधी वाड्रा की इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने के अटकलों के बारे में उनसे पूछे जाने पर तेज प्रताप ने कहा, राहुल गांधी जी से चलने वाला नहीं है।
क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर को 2 रिश्तेदारों के साथ मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन लोगों पर मुंबई के भाई कला में एक शख्स पर उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। सड़क पर गाड़ी से पानी की छींटे उड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान ने अपने बेटे के साथ दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडे और बेसबॉल से हमला किया, जिससे गंभीर चोटें आई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी विधायक के बेटे का थार कांड तूल पकड़ता जा रहा है। करेरा बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस को धमकी दी है। कहा है कि आपको ऑर्डर कौन देता है यह बताएं, वरना 10,000 लोग भेजकर एसडीपीओ के घर में गोबर भरवा दूंगा। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस नेता को भी चुनौती दी है। कहा है कि मेरा हाथ 250 किलो का है। विधायक के बेटे पर थरट से 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने इसकी गाड़ी को कब्जे में लिया है। अहमदाबाद के धतपुआ में धर्मेश गम्मारा मर्डर केस में हुए बवाल के बाद पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। हाल ही में ओवरटेक करने के विवाद में रिजवान नाम के शख्स ने धर्मेश की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आगजनी और हंगामा हुआ था। इसी मामले में पुलिस ने दंगा करने वाले आरोपियों के कम से कम 25 लोगों को हिरासत में ले रखा है। इसी मामले में आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को हटाया भी जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर से यात्रियों का हंगामा यहां पर देखने को मिला। फ्लाइट की देरी से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। अहमदाबाद के टर्मिनल 2 पर मौजूद स्पाइस जेट के यात्रियों पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। यात्रियों का आरोप है कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की सही जानकारी नहीं दी जाती। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में आग लगने की घटना, सड़क पर मच गया बवाल। आपको बता दें, पहली घटना में गोल चक्कर पर एक बाजार में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले गई। वहीं आग लगने की दूसरी घटना पास के ही अजनारा सोसाइटी में हुई है। यहाँ अपार्टमेंट के 20वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। फिलहाल दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के फतेहपुर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इस बीच मारपीट के दौरान एक युवक तमंचा लहराता दहशत फैलाता हुआ नजर आया है। देखते ही देखते पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके पुलिस ने तमंचा लहराने वाले युवक नवाब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। गुरुग्राम के सबसे पोश इलाके में शामिल सुशांत ब्लॉक 1 में गलेरिया रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सड़क के बीचों बीच खोदे गए एक बड़े गड्ढे में एक महिला प्रोफेसर की कार गिर गई। राहगीरों ने गड्ढे के अंदर फंसी महिला प्रोफेसर को बाहर कार चला रहे प्रोफेसर बाल बच गया है, और लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कई महीनों से यह गड्ढा खुला पड़ा था और गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। राजस्थान के जोधपुर में मंडोर उद्यान में अचानक मधुमक्खी के झुंड ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए कोई चेहरा ढकता दिखा, कोई पेड़ों और दीवारों के पीछे छिपता नजर आया। इस दौरान कुछ महिलाओं और बच्चों को मधुमक्खियों ने काट भी लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 से 4 दिनों से मधुमक्खियों के हमले तेज हुए हैं। दिल्ली में एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिस पर यूपी पुलिस ने 15,000 का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस को देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश रिजवान के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात को अंजाम देने आया था, लेकिन उससे पहले ही पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मधु विहार इलाके से नकली इनो और नेस्कैफे बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान 20 लाख का सामान जब्त हुआ है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि किराए के फ्लैट में 2 महीने से धंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक नकली सामान थोक और रिटेल बाजारों के जरिए देश के कई हिस्सों में बेचते थे। बिहार के मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हवेली, खड़गपुर और जमालपुर इलाके में हुई कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया, साथ ही कई दुकानदारों को जुर्माना भी देना पड़ा, जबकि कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने का फैसला किया है। बिहार के जहानाबाद में नेशनल हाईवे पर स्थित एक टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हुआ। टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीणों और टोल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिंसा विवाद इस कदर बढ़ गया कि टोल प्लाजा पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने अपनी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। टोल प्लाजा पर बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
महाराष्ट्र के नाला सोपारा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 40 फुट गहरे कुएं में जा गिरी। आनंद फानन में दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी डालकर 2 कार सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पानी कम होने की वजह से लोगों की जान बाल बाल बच गई और कोई डूबा नहीं। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से और ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से यह कार सीधे इस कुएं में जा गिरी। एमपी के उमरिया जिले में मानपुर रोड स्थित गेट के पास बाघ को सड़क पार करते हुए देख लोग हैरानी में रह गए। बाघ जंगल की ओर जा रहा था तो कुछ लोग गाड़ी से उतरकर बाघ के बेहद करीब पहुंच गए और मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों की हरकत सीधे तौर पर अपनी जान जोखिम में डालने जैसी थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहले सख्त नियम लागू है पहले से ही, जिसमें गाड़ियों से उतरकर वन्य जीवों के पास जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पहलगाम के वैष्णो घाटी में पिछले साल आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जिस पर सभी पीड़ितों के नाम अंकित हैं। पहलगाम सेल्फी पॉइंट के पास स्थित यह स्मारक एक ऐसी जगह है जहां इस क्षेत्र में आने जाने वाले हर पर्यटक अपनी ये श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित करता है। यह स्मारक उस भयावह घटना की याद दिलाता है और यह देश की एकता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता का प्रतीक भी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कल 1 साल पूरा होने वाला है। इस बर्बर आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान सहित आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था। पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना ने आतंकवादियों को चेतावनी भी दी है। भारतीय सेना ने कहा कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए। सेना ने कहा कि जब मानवता की सीमाएं पार हो जाती हैं तो प्रतिक्रिया फिर निर्णायक होती है। अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर खत्म होने के कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमने इन्हें बातचीत के लिए डेलीगेशन को इस्लामाबाद जाने की मंजूरी दी है। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर सकते हैं। ये खबर भी है कि IRGC तब तक बात करने के फेवर में नहीं है जब तक कि अमेरिकी नाकेबंदी खत्म ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की लगातार बात करने का दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप सीज़फायर को एक दिन के लिए बढ़ाने के लिए ऐलान कर सकते हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि कोई भी हॉर्मोज अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान अपनी सैकड़ों शिप अमेरिका की तरफ भेजने को मजबूर हुआ है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि ईरान ने तेल लेने के लिए शिप टेक्सास, लुसियाना और अलास्का की तरफ भेजे हैं। मैक्सिको के ऐतिहासिक पिरामिड में गोलीबारी की घटना हुई है। वहां पर हथियारबंद शख्स ने पर्यटकों पर गोलियां चलाई, जिससे एक कनाडाई नागरिक की मौत हो गई है जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। हमलावर ने बाद में खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई है। घायलों में कोलंबिया, रूस, अमेरिका और कनाडा के पर्यटक शामिल हैं जो मैक्सिको में मौजूद पिरामिड देखने आए थे। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी और वह कनाडाई दूतावास से संपर्क में है। जापान ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घातक हथियारों की निर्यात लगी पुरानी रोक हटाने को मंजूरी दे दी है। कदम जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई है शांतिवादी नीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री शाह ताइकाची की कैबिनेट ने नई गाइडलाइन को मंजूरी दी है, जिससे अब जापान अपने हथियार दूसरे देशों को बेच सकेगा। इस फैसले के पीछे मुख्य वजह क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे बताए जा रहे हैं। नेपाल की बालन शाह सरकार को बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नेपाल की बालन शाह सरकार को बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सरकार का एक फैसला विवादों में घिर गया है। बाल शाह सरकार का इस फैसला काफी विरोध देख रहा है। बाल सरकार ने भारत में लाए जाने वाले 100 रुपए नेपाली अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू कर दिया है। भारत से लाए जाने वाले सामान पर टैक्स की बात सुनते ही लोग भड़क गए। उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोग सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नेपाल पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीतामढ़ी में रामकथा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह की नीतियों की तीखी आलोचना की है। रामभद्राचार्य नेपाल द्वारा सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती को भारत विरोधी मानसिकता से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति बालन शाह की दृष्टि अच्छी नहीं है, हिंदुत्व के प्रति उनका प्रेम नहीं है, जमकर धर्मांतरण हो रहा है, राजनीति में अभी उन्हें अनुभव कम है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।